हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल A2 क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको बहुविकल्पीय या लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलिए अब हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर है कि हिंदी देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है। आपको याद रखना है जो पहला ग्रंथ कौन सा है, श्रावकाचार, जो कि देवसेन ने लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कौन थे, कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। तो इसमें आपको एक प्रश्न और बन सकता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी कृति है या किसके द्वारा रचित रचना है। तो यह है कवि गंग द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय टाइप का है। इसमें कहना है कि हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ उसमें समाचार पत्रों का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या भूमिका रही, उसको बताना है। तो आंसर है कि हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विद्या के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र आया था वो था समाचार सुधावर्षण, ठीक। और उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार है उदंड मारदंड, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये रही समाचार पत्रों की भूमिका हिंदी गद्य के विकास में। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि भारतेंदु युग की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। कि जो भारतेंदु युग है इसमें भाषा और शैली किस प्रकार की थी उसे बताना संक्षिप्त रूप में। तो आंसर है भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्व लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप से सामने रखा है, ठीक है। इसमें इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने भारतेंदु युग से पहले जो युग था उस युग में जो भी गलतियां थी लेखकों ने की थी उसको बचते हुए इन्होंने स्वच्छ और शिष्ट तरीके से हिंदी गद्य को लिखा है। इन्हें संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित देसी शब्दों को भी ग्रहण किया है। तद्भव और देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इनके अतिरिक्त कहावतें और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की है। तो यह भाषा शैली पर प्रकाश डाला गया भारतेंदु युग में, ठीक है। तो यह रहा प्रश्न 4 का उत्तर, ठीक है। अब हम प्रश्न 5वें की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा, इस युग की सीमा लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है कि भारतेंदु युग के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग की समयावधि सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है, ठीक है। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर पड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 कह रहा है कि नाटक व एकांकी में क्या अंतर है, ठीक है। आपने अपनी गद्य वाली बुक जो है टेक्स्ट बुक है उसमें नाटक और एकांकी अवश्य पढ़े होंगे। तो ये अंतर पूछ रहा है कि नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है, लगते तो एक जैसे ही हैं। तो इसमें अंतर है नंबर 1 कह रहे हैं नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है, ठीक है। ये अंक का मतलब नंबर से नहीं है, अंक का मतलब दिखाए जाने वाले पर्दे पर दिखाए जाने वाली प्रस्तुत करने वाली जाने वाली कहानी से है। और दूसरा है पॉइंट
नाटक में मुख्य कथा तथा अनेक अंता कथाएं होती हैं। ठीक, नाटक में क्या होता है, मुख्य कथा यानी कि उसमें जो मेन कैरेक्टर चल रहा होता है, मेन स्टोरी चल रही होती है, उसके साथ साथ और भी स्टोरी चल रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जबकि एकांकी एक घटना पर ही आधारित होती है। कहने का मतलब इसे एकांकी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही अंक होता है, अर्थात इसमें एक बार में एक ही घटना की चर्चा की जाती है, एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। जबकि नाटक में उस घटना का वर्णन किया जाता है तथा उससे के साथ जुड़ी अन्य घटनाओं को भी वर्णित किया जाता है। यही एक स्पष्ट अंतर है। तीसरा है, नाटक में अधिक पात्र और देश काल विस्तृत होता है। ठीक है, इसमें पात्र भी अधिक होते हैं और समय भी अधिक लगता है, जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं और देश काल सीमित होता है, यानी समय अवधि सीमित होती है। चौथा पॉइंट है, नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है, यानी कि कोई भी नाटक होता है तो उसमें समय अवधि अधिक होगी, तो उसको अभिनीत करने में यानी उसको किसी के सामने प्रस्तुत करने में तो समय लगेगा, जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में अभिनीत हो जाती है। तो ऐसे अंतर आएंगे, आप आसानी से लिख पाएंगे, बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रश्न 7 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं। पहला कह रहे हैं, वेद, सात और हम संस्मरण विद्या की रचना है, सत्य कथन। तो सत्य कथन इन्होंने पहला ही वाला सत्य दे दिया। और भी देख कह रहे हैं कि अजातशत्रु जनशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये गलत है। तितली प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, गलत है। ठीक है, सरयू पार की यात्रा राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना है, तो ये तीनों गलत है। तो पहला वाला सत्य कथन दे रखा है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में कह रहे हैं कि शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 5 गद्यकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 योगी हरि, नंबर 4 रामकृष्ण दास और नंबर 5 है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये 5 गद्यकार हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं, शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने भारतीय युग की भाषा शैली पे बात की थी, अब हम शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली की बात करेंगे। तो आंसर है, शुक्लोत्तर युग में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस युग में लोकोक्तियों, मुहावरों, तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को कैसा बनाया गया है? भाषा को सरस एवं सरल व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और इसके साथ साथ भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इनमें 3 शैलियों के दर्शन होते हैं। ठीक है, अब ये शैली कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, हम आपको आगे समझाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा प्रश्न 10 में पूछ रहे हैं कि शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत लाल नागर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, और उपेंद्र नाथ अष्ट, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, धर्मवीर भारती आदि। तो ये प्रमुख साहित्यकार हैं शुक्लोत्तर युग के। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है कि शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर है। तो ये थोड़ा सा अंतर बताना है, ये बड़ा नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजना शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत और प्रतीकात्मक वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया है। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा है। तो इस युग में भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन भी हुए हैं। अब हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। तो शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया है, अर्थात इसमें ज्यादा काल्पनिक चीजें नहीं लिखी गई हैं गद्य में। हिंदी गद्य में अनेक विविधताओं का जन्म हुआ है। ठीक, अनेक शैलियां भी प्रकाश में आई। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई। तो ये था प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखिए।
तो भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस युग में लेखकों ने पूर्व लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप से सामने रखा है। ठीक है, इन्होंने जो त्रुटियां रही हैं पुराने लेखकों की उनको दूर करके इन्होंने एक स्वच्छ और शिष्ट तरीके से गद्य को लिखा है। ठीक है, पहली विशेषता हो गई। तो दूसरी विशेषता है भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। ठीक है, ये गद्य जो अत्यंत सजीव है, इसमें जो चीजें हैं वो काल्पनिक रूप से नहीं दिखाई गई है ज्यादा, और बहुत अच्छे से लिखा गया है, यही है। नंबर 3 है, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी। ठीक है, तो इसके जो लेखक थे, इस युग के जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी भाषा, जाति, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए गद्य में काफी कुछ लिखा है, उसकी चर्चा की है। नंबर 4 है, भारतेंदु युग ने नव युग की लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था। ठीक है, और नंबर 5 है, कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में कि भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखी है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। ठीक, तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो कि है जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं बताइए कि जयशंकर प्रसाद जो नाटक लिखे उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो और सबसे कैसे अलग है, क्या विशेष है इनमें। तो आंसर है, नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने उसमें अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के जो नाटकों की महत्ता संदिग्ध है। इनके नाटक अभिनेयता की दृष्टि से कठिन है। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छे से अपने राष्ट्र प्रेम, अपनी संस्कृति को भी उसमें रखा है, और इसीलिए इनके जो नाटक हैं वो देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं। अब प्रश्न नंबर 15, ठीक है, और अंतिम प्रश्न, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान रहा। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित की थी, उसके अलावा और कौन कौन सी पत्रिकाओं का योगदान रहा है। तो आंसर है, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त इंदु, माधुरी, मर्यादा, ठीक है, मर्यादा, सुधा, जागरण, प्रभा, ठीक, करमवीर, हंस, साल भारत आदि पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में भी हम इसी प्रकार 15 या 20 प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।